हेलो टेंथीज, वेलकम टू आवर चैनल पायरेट्स। हम आ गए हैं आपके लिए रिवीजन सीरीज़ लेकर आपके क्लास 10th के बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए। इस सीरीज़ को आप फॉलो करिएगा, आपका बोर्ड्स एग्ज़ाम में टॉप रैंक बनता ही बनता है। ठीक है, सो हमारा पहला चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर पहला क्यों हमने लिया? क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बच्चों के हिसाब से, उनको समझने में, याद करने में ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए हम इसे सिंप्लीफाई कर ले आए हैं। ठीक है, और जो भी हमने इसमें लिखा है वो टू द पॉइंट है, एकदम टू द पॉइंट। सो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर से ही। इसमें कुछ की वर्ड्स हैं, यानी कि की टर्म्स हैं, जो कि आपको पता होना बेशक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टिमुलस, जैसे स्टिमुलस तो बेसिक चीज़ है, जैसे कि जो भी एक्सटर्नल चेंज होगा एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग में, वो स्टिमुलस में आ जाता है। जैसे स्टिमुलस इज़ एन इवेंट और एनी चेंज। हाँ, एक और बात, हमने जितने भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस लिखे हैं, डेफिनेशंस लिखे हैं, वो टू द पॉइंट लिखे गए हैं, एकदम सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और आप इसमें जनरली आपको याद करने के लिए इसको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद मत कीजिएगा, इसमें अपने हिसाब से अगर आप चेंज कीजिएगा ना तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा ही होता है। अगर हम खुद से उस पर थोड़ा सा भी एफर्ट्स डालते हैं किसी भी चीज़ पे, तो हम लोग को ज़्यादा टाइम तक उससे हम मेमोरी में रिटेन कर पाते हैं। इसीलिए इसको आप पढ़िएगा, इसी को यूज़ कीजिएगा, लेकिन कुछ चेंजेस करके इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने टर्म्स पे। स्टिमुलस क्या है? Stimulus is an event or any change in the external environment that generates a specific reaction in an organ or tissue. Stimulus है क्या? चेंज है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा रिएक्शन होता है, हमारे बॉडी में हम लोग रिएक्ट करते हैं, हमारे टिश्यू में हो या हमारे एक सेल में हो। ठीक है, रिसेप्टर्स क्या है? The specialized structure located on different parts of our body and are capable of recognizing and receiving message and stimulus. हमारे बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग का फोटो रिसेप्टर्स हो गए, ठीक है, फोनो रिसेप्टर्स हो गए, हमारे ईयर वाले, ठीक है, स्किन में हम लोग क्या हो गया, टेस्ट बर्ड्स हो गए, जैसे रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर्स। तो जितने भी हम लोग के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं स्टिमुलस को, स्टिमुलस क्या पे, जैसे टेस्ट हो गया, स्टिमुलस हुआ, लाइट हमारे आँख में जा रहा है, वो भी स्टिमुलस है। तो जितने स्टिमुलस को जो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो सेंस कर सकते हैं, वो हमारे क्या है, रिसेप्टर्स। ठीक है, उसके बाद आता है रिस्पॉन्स। रिसेप्टर्स के अकॉर्डिंग जो हमारा रिस्पॉन्स रहता है, वो रिएक्शन जो हम लोग करता है, जो हम लोग एक्शन करते हैं, वो रिस्पॉन्स में आ जाता है। ठीक है, और रिस्पॉन्स जो भी होता है, जो करवाता है, वो इफेक्टर्स में आ जाता है। इफेक्टर्स बेसिकली सेल्स होते हैं और बॉडी पार्ट्स होते हैं जो वो रिस्पॉन्स करवाते हैं। तो इसका डेफिनेशन जैसे कि क्या, रिस्पॉन्स इज हाउ एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स टू अ स्टिमुलस एंड रिजल्ट्स इन अ चेंज इन बिहेवियर में चेंज। ठीक है, और इफेक्टर क्या है? अ पार्ट ऑफ अ बॉडी विच कैरीज आउट द एक्शन। ठीक है, वैसा पार्ट हम लोग का बॉडी का जो एक्शन को करवाता है। ठीक है, तो ये टर्म्स है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 1 से 2 नंबर में ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। अगर आप 2 कॉपी कर दीजिएगा तो फिर आपको याद भी नहीं रहने वाला, और बोर्ड्स में नंबर तो मिल जाएगा लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, तो आप कुछ ना कुछ गलती करें। इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि इसको चेंज करके अपने हिसाब से एफर्ट्स डाल के याद करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अपने चेंजेस के हिसाब से। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं उसका ज़रूरत क्या है, हम लोग को आखिर ज़रूरत है क्या। जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जैसे पॉडीफेरा, टीनोफोरा, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, 11th में 12th में ये सब पढ़ना, आगे पढ़ना है। इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, फिर भी तो ये फंक्शन कर रहे हैं, लिविंग है। ठीक है, सब कुछ हो रहा है इनके अंदर, तो फिर नर्वस सिस्टम का हम लोग में ज़रूरत है क्या? जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हो गए, ठीक है, तो उनमें नर्वस सिस्टम का ज़रूरत क्यों होता है? ताकि हम लोग अपने इन्वायरमेंट से अवेयर रह सके, कीप्स आवर बॉडी इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, मेमोरी, हम लोग के मसल मेमोरी हो गया, फिर कॉन्शियस मेमोरी में जो माइंड में जो मेमोरी होता है वो हो गया। रेगुलेशन ऑफ वेरियस वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। अब यहाँ पे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी क्या होता है? वॉलंटरी एक्शन वो होता है जो हम लोग अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे जो टॉपर बच्चे होंगे वो अपने मर्ज़ी से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम के कारण सिर्फ पढ़ रहे हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से, तो वो इनवॉलंटरी, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं है पढ़ा लेकिन उनको पढ़ना पड़ रहा है, तो वो इनवॉलंटरी हुआ। और जो अपने मर्ज़ी से पढ़ रहे हैं
वो वॉलंटरी हुआ। बेसिकली एग्जांपल बहुत ही रद्दी था, मालूम था, रोस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बायोलॉजिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्शन, जैसे कि हम लोग, मैंने हाथ उठाया, ठीक है, ये वॉलंटरी एक्शन में है, ठीक है, और जो हम लोग जैसे कि हार्ट हमारा पंप कर रहा है, सांस ले रहे हैं, ठीक है, ये इनवॉलंटरी में आएगा। इसे हम थोड़ा देर के लिए सांस रोक सकते हैं, लेकिन एक टाइम ऑफ पॉइंट आएगा जब नहीं रोक पाएंगे और ये इनवॉलंटरी एक्शन होगा ही होगा, ठीक है। इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते अपने विल के हिसाब से, विल के हिसाब से नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूरॉन, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। जैसे हमने सेल में पढ़ा था ना, मतलब कि सेल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे ही न्यूरॉन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ब्रेन और नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, जैसे सेंस एंड रिसीव्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सिग्नल्स, ठीक है, सेंड करेगा, रिसीव करेगा, यही ना, वायर होता है, तार का नेटवर्क होता है, ठीक है, पूरे हम लोग के शरीर में फैला रहता है, ठीक है, वही होता है। छोटे छोटे नर्व सेल होते हैं, नर्व सेल ही ना, लेकिन एक और फैक्ट बात है, नर्व सेल जो होते हैं वो लार्जेस्ट सेल होते हैं, जो नर्व सेल होते हैं लार्जेस्ट सेल होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा, तो नर्व सेल होगा, ठीक है। ये हो सकता है एक नंबर पूछ दे, जनरल नहीं पूछता है सब, ठीक है। और क्या काम, फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड हो गया उसके, और हमारे बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी में, हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में एक कम्युनिकेशन बनाता है, ठीक है, रिलेशन बीच में क्रिएट्स करता है, ठीक है। उसके बाद नर्व, नर्व से पहले हम लोग आते हैं इसका डायग्राम पे, इसको पूरे डिकोड करते हैं अच्छे से। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये बीच वाला पोर्शन, ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इसके अगल बगल ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये सेल बॉडी है, और इसको हम लोग साइटन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच में इस सेल बॉडी से जो बीच में ये वाला, ये बीच में जो रॉड टाइप का निकल रहा है, जो पाइप टाइप का, ये एक्सन कहलाएगा, ठीक है। और इसके अगल बगल आपको जो बीन्स टाइप के दिख रहे हैं, ये माइलिन शीट्स है। माइलिन शीट्स क्या होता है, माइलिन शीट्स होते हैं ना, एक्सन का इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होता है ना, इसको स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। अब जैसे कि बिजली का तार आपने देखा होगा, वो ऐसे ही तो नहीं रहता है, अनकवर्ड तो नहीं रहता है, उसके ऊपर रबर का वायरिंग रहता है ना, वही रबर का वायरिंग है माइलिन शीट, क्यों, ताकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इधर उधर ना जाए सीधा, ठीक है, और इसी के थ्रू जाए। अब ये एक्सन है, तो ये लास्ट में क्या होंगे, एक्सल टर्मिनल्स है, ठीक है। अब ये जो साइटन बॉल दिया ना, ये उसका जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन निकला हुआ है ना टहनियों की तरह, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डेंड्राइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे नर्व क्या होता है, बंडल ऑफ एक्सॉन, ऐसा एक्सॉन के बंडल जो होंगे ना बहुत सारे, उसको माइलिन शीट जब कवर कर लेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नर्व, ठीक है। और माइलिन शीट क्या होता है, फैटी शीट टू प्रोवाइड इंसुलेशन, ठीक है। अब गैंग्लियन, गैंग्लियन टर्म है एक, ठीक है, एक नंबर में एमसीक्यू में ऐसे में पूछ सकता है। गैंग्लियन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेंड्राइट्स, ये जो निकले होते हैं ना टहनी के टाइप, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ऐसे बना हुआ निकला हुआ, ये सब डेंड्राइट्स है, और इसी का कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, गैंग्लियन, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। न्यूरॉन, उसका स्टेटमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। नर्व, बंडल ऑफ एक्सॉन, गैंग्लियन, कलेक्शन ऑफ डेंड्राइट्स, ठीक है, माइलिन शीथ होता है, एक्सन होता है, एक्सन टर्मिनल होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक इसके बीच में और होता है जो पोर्शन है, यहाँ पे बीच में ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसको नोट्स ऑफ रेविन बोलते हैं। ये आपसे पूछता नहीं है, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है, आगे के लिए। अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। पहला सेंसरी, दूसरा मोटर और तीसरा रिले। पहला सेंसरी, सेंसरी क्या काम करता है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से इंग्लिश पढ़ लिया हम लोग। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, जो हम लोग का रिसेप्टर्स होते हैं ना, रिसेप्ट क्या करेंगे, स्टिमुलस को लेंगे, स्टिमुलस को सेंस करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो जो सेंस करने का काम करता है ना, वो सेंसरी न्यूरॉन करता है, और सेंसरी न्यूरॉन फिर उस सिग्नल को ट्रांसमिट करके ब्रेन पे या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में भी भेज देता है।
जो कि प्रेजेंट कहाँ हो सकता है, ऑप्टिक नर्व में हो सकता है, ईयर्स में हम लोग का हो सकता है, और फिर क्या बोलते हैं नोज़ में हो सकता है, टेस्ट बर्ड्स हम लोग का जीभ में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन से पहले मोटर पे आते हैं। मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी न्यूरॉन इम्पल्स भेजा, जो भी एक्शन बाहर स्टिमुलस में हुआ उसके अकॉर्डिंग इम्पल्स भेजा। अब वो तो हमारा ब्रेन के पास गया सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। अब ब्रेन से वो जो इम्पल्स होगा वापस कैसे जाएगा, कोई एक्शन करवाने के लिए जो भी ब्रेन का ऑर्डर होगा वो कैसे जाएगा किसी के पास, वो मोटर न्यूरॉन करता है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन एक्शन के लिए, एक्शन का जो इम्पल्सेस होता है उसको भेजता है बॉडी पार्ट्स के पास, जहाँ पे भी टारगेटेड बॉडी पार्ट होता है जिसमें एक्शन होना होता है अकॉर्डिंगली। और रीलो न्यूरॉन क्या है, रिले न्यूरॉन क्या करता है, अलाउ करता है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कम्युनिकेट करने के लिए। अब ब्रेन में गया तो ब्रेन में कोई तो होना चाहिए ना बीच का कम्युनिकेटर, जैसे कि जो दलाल बोलते हैं, जैसे कि वो बीच का वो, तो दलाल कौन है, रिले न्यूरॉन। दलाल नहीं बोलेंगे, रिले न्यूरॉन कम्युनिकेटर है बीच का, प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड पे भी होता है और हम लोग का ब्रेन के पीछे में भी होता है, बैक साइड ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और ये मोटर न्यूरॉन भी स्केलेटल मसल, जहाँ पे भी रिएक्शन एक्शन हो सकता है वहाँ वहाँ मोटर न्यूरॉन होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, साइनैप्सेस। हमने जो ये पढ़ा था डायग्राम, जैसे यहाँ पर तो ये एक्सन टर्मिनल है ना, जितना एक्सन टर्मिनल, इससे जब दूसरा न्यूरॉन अटैच होगा ना ऐसे करके उसके डेंड्राइट्स, जैसे ये ना साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, ये जब अटैच होगा तो यहाँ पे कुछ गैप बन जाएगा, थोड़ा सा ऐसा कुछ गैप बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बीच में गैप रहेगा और इस गैप को जब हम मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है, ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे जो गैप छोटा सा रहेगा ना उसको हम लोग बोलेंगे साइनैप्सेस। तो गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दैट इज फर्स्ट का एक्सन टर्मिनल और दूसरे का डेंड्राइट्स के बीच जो गैप होगा वो साइनैप्सेस होगा। द फाइन गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है, दैट इज क्या, बिटवीन एक्सन टर्मिनल एंड डेंड्राइट्स, ठीक है। और जो गैप में जो देख रहे हैं आप लोग रेड चेरी जैसा दिख रहा है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है। गैप है तो भाई ट्रांसफ़र होने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो ये केमिकल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ना केमिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है, एक न्यूरॉन के एक्सन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में चला गया। अब आ जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये आपके बुक में दिया हुआ एक सिर्फ डायग्राम दिया गया है, इसमें कुछ होता नहीं है। द फाइन गैप विच एग्जिस्ट बिटवीन द एक्सन टर्मिनल एंड मसल सेल इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फाइन गैप, जैसे कि यहाँ पर था ना गैप दो न्यूरॉन के बीच में, वैसे ही जब एक न्यूरॉन का ये एक्सन टर्मिनल, ठीक है, इसके और हम लोगों ने मसल सेल जो है ना उसके बीच में जो छोटा सा गैप बनता है ना, ये वाला, जैसे ये वाला गैप जो है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन वही, जैसे कि अगर हम अचानक से आपके ऊपर कोई पत्थर वत्थर या कुछ भी फेंक देंगे तो आप हाथ लगाइएगा, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब जैसे कि खाना बनता है, जैसे मैगी बना रहे हैं हम, ठीक है, अचानक से हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ या किसी का चम्मच को यूज़ ना करके ऐसे ही डायरेक्ट हाथ डाल दिए तो गर्म मैगी हाथ में लगा, जल गया हाथ, हम तुरंत हाथ हटाते हैं। तो ये हम लोग को सोचने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन हमारा बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट करता है। ये खुद ब खुद रिएक्ट करने का जो प्रोसेस है इसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और जो प्रोसेस का जो बनता है ना सर्किट, उसको हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन का यहाँ स्टेटमेंट जो आपको लिखना है, एन इनवॉल्यूंटरी एंड नियरली इंस्टेंटेनियस मतलब कि एकदम क्विक, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होना, ठीक है, मूवमेंट, इंस्टेंटेनियस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया। अब रिफ्लेक्स आर्क आता है मेनली ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है, शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन रिसेप्टर एंड इफेक्टर, ठीक है। रिसेप्टर क्या है, जो रिसिप्ट करता है, सेंसरी सेंस करता है, और इफेक्टर कौन, जो एक्शन कैरी आउट करता है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक, लेकिन आपको बोल दिया जाएगा उसमें 3 नंबर या 4 नंबर में आ जाएगा रिफ्लेक्स आर्क बनाने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए अच्छा से। तो आपको ये अगर आप बना सकते हैं, अगर आप आर्टिस्ट है, ठीक है, तो आप अगर ये NCERT वाला एग्जाम्पल वाला बना सकते हैं डायग्राम तो बना लीजिएगा,
लेकिन ज़्यादातर इतना टाइम भी नहीं रहता और इतना कौन बनाएगा भी इतना, बाकी क्वेश्चन से भी तो टाइम लेना है, इसलिए ये वाले पर उतना फोकस नहीं। ये बेसिक सा एक डायग्राम है, इसको ही बना देगा तो नंबर मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है, फुल नंबर मिलेगा। इसमें क्या, यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड, तो पहले क्या होता है, हीट या स्टिमुलस, जैसे कि हम गर्म बर्तन छुए, उसमें से स्टिमुलस आया, मतलब कि हीट आया, हम लोग के हाथ में लगा, रिसेप्टर उसको रिसीव किया, मतलब रिकॉग्नाइज किया स्टिमुलस को, वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन उसको कहाँ ले गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिले न्यूरॉन भी होगा, रिले न्यूरॉन से यहाँ पे ये पास हो गया मोटर न्यूरॉन में। अब मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो भी ऑर्डर दिया उस टारगेट सेल के पास या टिश्यू के पास जाएगा लेकर, और सीधा वहाँ पे इफेक्टर के पास, इफेक्टर वहाँ पे क्या करेगा, एक्शन कैरी आउट कराएगा और हमारा हाथ वापस ले आएगा, लिफ्ट करवा दिया जाएगा, वही रिस्पॉन्स हो गया। स्टिमुलस किया, रिसेप्टर में आया, सेंसरी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेकर गया, मोटर न्यूरॉन इफेक्टर के पास लेकर गया और वहाँ पे फिर रिस्पॉन्स हुआ। समझ जाइए, ये आपको याद होना चाहिए, ये तो उतना हार्ड भी नहीं है, बेसिक है। इसको आप 2 से 3 बार बस प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और इसमें आपको 4 नंबर 3 नंबर पक्का मिलना है, ठीक है। और इसके साथ अगर डायग्राम के साथ बोल दिया है कि इसको डिस्क्राइब एक्सप्लेन भी करिए, तो उसके लिए भी टेंशन लेना नहीं है, ये स्टेटमेंट बस लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ये स्टेटमेंट कोई आपको अगर अपने हिसाब से चेंज करना है, एफर्ट्स डाल के याद करना है तो सही है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें स्टेटमेंट है, अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरल सर्किट दैट बिगिंस विथ अ सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन वही इफेक्टर रिसेप्टर वाला, एट द रिसेप्टर, दैट इज़ क्या है, एग्जाम्पल पेन रिसेप्टर एट द फिंगर टिप्स, जैसे कि हम लोग को गर्म बर्तन छुए तो रिसेप्ट हुआ हीट का, सिमिलर, एंड एंड्स विद द मोटर न्यूरॉन एट द इफेक्टर, इफेक्टर वहीं जहाँ पे एक्शन कैरी आउट होगा, एग्जाम्पल स्केलेटल मसल में। ये वाला स्टेटमेंट में आपको अपने हिसाब से चेंज करना होगा, कर लीजिएगा और फिर याद कीजिएगा। डिट्टो ये स्टेटमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ कर थोड़ा बहुत चेंज करके याद कीजिएगा, अच्छे से याद रहेगा और हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम 2 तरीके में आ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। ब्रेन में भी 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे पेरीफेरी पे होते हैं, बाउंड्रीज पे होते हैं, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया पीछे का वो। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, अब ब्रेन हमारा मोस्ट, जैसे कि सेल का ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस, वैसे ही हमारा ब्रेन ही है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। प्रोटेक्शन तो उसको भी चाहिए, जैसे न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वैसे ही हमारा ब्रेन भी ना 4 लेयर से बाउंड है। एक क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स से, जो स्कल होता है ना हमारा, खोपड़ी, बीरू खोपड़ी ने सटकाने वो वाला खोपड़ी, ठीक है। और उसके बाद 3 मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन मेनिंजेस बोलते हैं जिसको, ठीक है। और मेनिंजेस जो होता है, मेनिंजेस और क्रेनियम के बीच में ना एक फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CFS, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसको बोलते हैं। क्या काम होगा उसका, शॉक अब्जॉर्प्शन का काम होता है, जो कि जर्क्स से बचाता है, कीप द CNS मॉइस्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन होता है, जिसमें आगे पढ़ेंगे सेरेब्रम, उसको मॉइस्ट रखता है, उसको मॉइस्चराइज रखता है, ठीक है, जिससे कि जितना भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होता है वो अच्छे से आप जा पाता है, प्रोसेसिंग अच्छे से हो पाता है, ठीक है। सप्लाइज फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द CNS, और इसमें सिंस इसमें मॉइस्चराइज रहता है, ठीक है, तो ये मॉइस्चर के साथ फूड जो भी होता है, ऑक्सीजन हो गया, उसको भी सप्लाई करता है, ब्लड को भी सप्लाई करता है। अब ये पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जैसे ये सेरेब्रम जिसमें रीजेस है, ठीक है, ग्रुप्स है, ठीक है, क्रेनियम हमारा स्कल हो गया, ये खोपड़ी, ठीक है। उसके बाद मिड ब्रेन यहाँ पे हो गया, हाइपोथैलेमस इसके ऊपर होता है हमारा थैलेमस, इसके नीचे हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद फिर हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, ऐसे आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये कुछ फंक्शन है, डिट्टो बोल रहे याद मत कीजिएगा, अपने से चेंज करके एफर्ट डालकर याद कीजिएगा अच्छे से अपने से, तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। पहला हमारा फोर ब्रेन में हमारा सेरेब्रम जैसे बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड किसके ऊपर होगा,
सेरेब्रम के ऊपर, और किसको मॉइस्ट रखेगा, सेरेब्रम को, ठीक है। ये हमारा 2 हेमिस्फीयर में होता है, लेफ्ट और राइट जो होता है ना, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, जैसे हमारा पहला ही पार्ट में जैसे था यहाँ पर, ये लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, ये दोनों सेरेब्रम है, ठीक है। और इसी के ऊपर होता है सेरेब्रो फ्लूइड, उसके ऊपर होता है क्रेनियम, ठीक है, जो कि स्कल बॉक्स। ठीक है, तो सेरेब्रम का काम क्या होता है, ये तो ग्रूव और रिजेस होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मेन साइट होता है रिसीव करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्सेस को, ठीक है। सीट ऑफ इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। अब देखिए ये बोलने वाला बात नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा ग्रुप्स होगा और जितना ज़्यादा रीजेस होगा ना सेरेब्रम में, जो ऐसे ऐसे ग्रुप्स है जो बना हुआ ग्रुप्स होगा, और जितना रीजेस होगा इससे उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस होगा, ठीक है, जितना फोल्ड्स होगा मतलब। लेकिन इंटेलिजेंस और मेमोरी का अलग अलग बात है। इंटेलिजेंस आप बढ़ा नहीं सकते, मेमोरी आप बढ़ा सकते हैं। कैसे, उस तो जितना भी इंटेलिजेंस है उसका अच्छे से यूज़ करके, ठीक है। तो फोरब्रेन का जो पहला पार्ट है सेरेब्रम, उसका काम क्या है, रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्सेस को, सीट ऑफ इंटेलिजेंस और मेमोरी का काम करता है, ठीक है। 2 पार्ट में रहता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में, ठीक है। ग्रुप्स और रीजेस होता है जो कि इंटेलिजेंस के लिए भी होता है, प्रोसेसिंग के लिए भी होता है, क्योंकि प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, तो उसके थ्रू जाते जाते वो अच्छे से प्रोसेस हो जाता है। कॉर्पस कैलोसम है नेक्स्ट, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम का काम सिर्फ एक ही होता है, हेमिस्फीयर ऑफ सेरेब्रम को कनेक्ट करता है, दोनों राइट और लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। फिर थैलेमस आ गया, थैलेमस में कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। कोऑर्डिनेटिंग से स्पॉट होता है जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का हेल्प करता है, ठीक है, फैसिलिटेट करता है। फिर आ गया हाइपोथैलेमस। यहाँ पे देखिए फोरब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोरब्रेन में सेरेब्रम, फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है अलग करके, या फिर पूरा भी पूछ देता है, तो ये दोनों उतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये दोनों आपको एग्जैक्ट सही एकदम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो भी इसका है फंक्शन, वो सब आपको याद होना चाहिए अच्छे से। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, टेम्परेचर, जैसे हंगर हो गया, स्लीप हो गया, हमारा इमोशंस हो गया, सेक्सुअल बिहेवियर, जैसे कि जो हम लोग का सेक्सुअल बिहेवियर होता है तो प्यूबर्टी में जो हिट करने के बाद होता है वो सब। उसका इमोशनल कंट्रोल जो हम लोग का होता है, जो गुस्सा आ जाता है फिर रोने लगता है, ठीक है, वही सब जितना भी होता है हमारा, मूड स्विंग्स हो गया, जो भी हो गया जिसमें जैसे लड़की लोग में मूड स्विंग्स, ये सब कुछ हाइपोथैलेमस का काम होता है। जैसे लेजीनेस हो गया, स्लीप हो गया, हमारा फैटीज हो गया, हम लोग मोटा हो जाना, पतला हो जाना, सब कुछ हाइपोथैलेमस का काम होता है, ठीक है। और एक और बात, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारा, जो मास्टर ग्लैंड होता है, उसको भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि किसमें है, फोरब्रेन, तो फोरब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कुछ काम उतना नहीं रहता है, कनेक्ट करता है ब्रेन, फोरब्रेन और हिंड ब्रेन को साथ में, ठीक है। और एक और ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसिंग में हमारा इसका ही फंक्शन होता है, ठीक है, साइट फॉर ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग लाइक फेशियल एक्सप्रेशन। तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हुआ, ये वो जैसे भी हम देते हैं, जैसे कि मम्मी बना दी अगर टिंडे का सब्जी तो नहीं खाएंगे, ये वाला फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। या फिर मम्मी दूर से ही बोल दी कि टिंडे का सब्जी बन रहा है तो हम चले गए मैगी लाने, तो ये हमारा विजुअल ऑडिटोरियल काम जो हो गया हमारा, जो फोनो रिसेप्टर्स में, वो भी कौन कंट्रोल करेगा, मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन फोरब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का भी काम करता है, ठीक है। अब हाइंड ब्रेन में क्या क्या, सेरेबेलम। अब बच्चा लोग को प्रॉब्लम कहाँ होता है, देखिए यहाँ पे है सेरेबरम और यहाँ पे है सेरेबेलम, ठीक है। सेरेब्रम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वाला है, ठीक है, जो सबसे ऊपर होता है, ठीक है। और सेरेबेलम है जो वो हाइंड ब्रेन में होता है, ऐसे याद रखिए। फोरब्रेन सबसे ऊपर, देखिए फोरब्रेन सबसे ऊपर, ठीक है, इसमें है सेरेब्रम, ठीक है। अब सेरेब्रम याद कैसे रखेंगे कि ये सेरेब्रम है, और जो हाइंड ब्रेन में जो सेरेबेलम है नीचे, वो दोनों में डिफरेंस कैसे याद रखेंगे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CFS याद रखेंगे। उसके अकॉर्डिंग सेरेब्रम कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, क्योंकि फ्लूइड किसके बीच में होगा, 2 रेजिस्टिंग लेयर के बीच में होगा, रेजिस्टेंस जहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो क्रेनियम और जो ऊपर का जो रीजेस वाला पार्ट होता है, ठीक है, हेमिस्फीयर वाला, उसके बीच में होगा। हेमिस्फीयर को क्या बोलेंगे तब, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड है, CFS है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसीलिए सेरेब्रम यहीं पे होगा,
ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद सेरेब्रम अगर आप डिसाइड कर लिए कहाँ पर है तो फिर सेरेबेलम नीचे ही होगा। तो अब हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम का क्या है, सेरेबेलम है देखिए यहाँ पे, ठीक है। बेलम बेलम देखिए यहाँ पे बैलेंसिंग का काम, ठीक है, ये बैलेंसिंग का काम करता है हमारा। और जैसे कि देखिए बैलेंसिंग का काम करता है हमारा, पोस्चर को सही रखने में काम करता है। जैसे आपने देखा होगा जो लोग ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक होने के बाद हम लोग को बैलेंस नहीं मिलता, उन लोगों को ऐसे गिर जाते, इधर गिर जाते, क्यों? क्योंकि ड्रिंक करने के बाद डायरेक्टली इफेक्ट करता है किस पार्ट को, हमारे ब्रेन के हाइंड ब्रेन के सेरेबेलम पार्ट को, इसीलिए उनको कोई भी काम करने में प्रिसीजन भी नहीं मिल पाता है, ठीक है, और ना ही बैलेंस मिल पाता है। इसीलिए लोग सही से खड़ा भी नहीं हो पाते सही पोस्चर में, और ना ही कोई सही से काम कर पाते हैं, ठीक है। तो सेरेबेलम का काम क्या है, बॉडी को बैलेंस करता है, उसका पोस्चर मेंटेन करने का, रेगुलेटिंग प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, जो कि प्रिसीजन जैसे कि कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कब? जब ड्रंक होते थे। ये क्वेश्चन पूछ देता है 2 नंबर में कि ड्रंक पर्सन जो होता है उसका कौन सा पार्ट इफेक्ट हो जाता है, इसलिए वो बैलेंस नहीं कर पाता है या फिर कोई भी काम प्रिसीजन से नहीं कर पाता है। तो आप क्या उसमें आंसर लिख सकते हैं, सेरेबेलम जो होता है वो इफेक्ट होता है जो कि हाइंड ब्रेन में होता है। सेरेबेलम मत लीजिएगा, सेरेबेलम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में होता है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ होगा, जहाँ पे फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन कहाँ होगा, जहाँ 2 लेयर होंगे अलग अलग टाइप के। तो क्रेनियम अलग लेयर, जो ब्रेन बॉक्स खोपड़ी स्कल, और उसके नीचे जो रिजेस वाला पोर्शन जो 2 पार्ट में बना हुआ है, हेमिस्फीयर राइट और लेफ्ट वाला। तो राइट और लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर के बीच में है ना सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो इसीलिए वहीं पे है सेरेबेलम, और ये है सेरेबेलम। सेरेबेलम है मतलब बैलेंसिंग का काम। बैलेंसिंग का काम कौन करेगा, हाइंड ब्रेन, ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं ना उसको रेगुलेट करने का काम करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट का, सांस लेने का, सैलिवेशन जो मुंह में आने का, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड को, इन सबको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद पॉन्स। पॉन्स का क्या काम होता है, रेगुलेट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिले पॉइंट फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये रेगुलेट करता है हम लोग का सांस लेने का रिदम को, ठीक है। और रिले पॉइंट होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब कि एक जैसे आपने देखा रोड जा रहा है, ठीक है, तो रोड आगे से जाकर इधर राइट लेफ्ट सीधा भी जाता है। तो जो चौराहा बोलते हैं ना, चौराहा होता है, जैसे चौराहा हो गया, जो गोलंबर हो गया, तो वो क्या है, बहुत सारे रोड को कनेक्ट कर रहा है, तो वो क्या एक कॉमन पॉइंट है, तो वो रिले पॉइंट है। तो वैसे ही पॉन्स जो है रिले पॉइंट है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि पॉन्स जो है चौराहा है ब्रेन का, गोलंबर है, जहाँ पे ब्रेन के जितने भी पार्ट है वहाँ पे कनेक्ट करते हैं, एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, भूलिएगा मत, सेरेबेरम और सेलेबेलम, बेलम बैलेंसिंग के लिए, सेरेबेरम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के लिए, ठीक है। हाइड्रेटेड रहना चाहिए, विंटर्स का सीज़न आ गया है, बॉडी में पानी जाते रहना चाहिए, हाइड्रेशन मोर इम्पॉर्टेंट है, तब तो ब्रेन भी अच्छे से फंक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट है हमारा PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें 2 चीज़ होते हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व 12 नर्व पेयर्ड नर्व का सेट होता है, ठीक है, जो कि हमारे बैक ऑफ द ब्रेन में यहाँ पर होते हैं, 12 नर्व का सेट होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका, कैरी करता है सिग्नल हमारे ब्रेन से, हमारे कैरी करता है सिग्नल हमारे ब्रेन से लेके जितने बॉडी पार्ट होते हैं वहाँ तक, जैसे कि हम लोग, जिससे के कारण हम लोग टच टेस्ट ये सब कर पाते हैं, ठीक है। मतलब कि पाथ रास्ता का बनाता है, ठीक है, रास्ता वाला काम करता है। कितने सेट्स होते हैं क्रेनियल वाला में, क्रेनियल ऐसे याद रखें, क्रेनियल में 12 सेट्स होते हैं पेयर, क्रेनियम के पास होते हैं, ब्रेन बॉक्स के पास होते हैं, यानी कि पीछे होते हैं, इसीलिए क्या ऐसे याद रखिएगा। स्पाइनल नर्व 31 पेयर्ड होते हैं नर्व सेट, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है, डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से, जो कि हम लोग पीछे होता है। एक और बात,
स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रे कॉलम यानी कि बैकबोन में अंतर है। बैकबोन कवर करके रखता है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड पतला सा होता है, ठीक है, जो कि 31 पेयर्ड होता है, 31 पेयर्ड नर्व सेट होता है, ठीक है, लेकिन उसके कवर में होता है वर्टिब्रेट कॉलम, ठीक है, उसको कवर में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। जो हम लोग बैकबोन बोलते हैं, बैकबोन नहीं है स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन के अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हम लोग का ब्रेन तक जाता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है स्पाइनल नर्व का? डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड टू मॉड्यूलेट मोटर एंड सेंसरी इन्फो फ्रॉम द बॉडीज पेरीफेरी। ये डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड पूरा फैला हुआ है हम लोग के शरीर में, तो कॉर्ड जितना भी हम लोग का नर्व हाथ तक यहाँ तक आता है, ठीक है, तो इसका जितना भी सेंसरी न्यूरॉन ये सब जितना भी होगा रिसेप्ट करेगा, जितना भी स्टिमुलस रिसेप्ट करेगा वो सब पेरिफेरल पार्ट्स यानी कि हमारे बाउंड्री वाले बॉडी के बाउंड्री वाले पार्ट्स से हमारे ब्रेन तक लेकर जाएगा कौन? हमारा स्पाइनल नर्व, जो कि किस में आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग का पाथवे है जो ब्रेन मेन जहाँ पे काम होता है, जहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है, जहाँ पे प्रोसेसिंग होता है वहाँ तक ले जाने वाला, ठीक है, किसको? इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को, ठीक है। याद रखिएगा एक और बात, ये नर्व स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रे कॉलम यानी कि बैकबोन में अंतर है। बैकबोन उसको कवर करके रखता है और स्पाइनल कॉर्ड उसके बीच में होता है। अब उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन ह्यूमंस में, इसमें देखिए जैसे ग्लैंड है, ग्लैंड क्या होता है? जो भी हार्मोन या सब्सटेंस सिक्रीट करता है, ठीक है। अब पहले तो मास्टर ग्लैंड हमारा पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है। ग्रोथ हार्मोन के कारण क्या होता है? अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? जाइंटिज्म होगा, अगर कम हो जाए तो डॉर्फिज्म होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और बात, ये जो टेबल है इसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है, इसमें जो भी चेंजेस करना था एकदम टू द पॉइंट हम चेंज करके ही यहाँ पर आपके सामने लाए हैं। इसको आप या तो स्क्रीनशॉट खींच लो अभी, ठीक है, या फिर इसका जो पीडीएफ मिलेगा उससे आप इसको नोट कर लेना अच्छे से, एकदम टेबल बनाकर, ठीक है, और इसको अच्छे से याद कर लेना, अपने टेबल के सामने चिपका लेना और याद कर लेना बोर्ड्स के लिए। इससे आपको 4 से 3 नंबर पक्का मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला, तो इसको याद करना ही करना है, कोई चेंज बिना किए। हाँ, इसको समझ लेना है 2-3 बार अच्छे से, अपने से भी, खुद से भी, पढ़ने के बाद भी, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो कि रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया, आयोडीन होता है। अब आयोडीन का जैसे कि कमी हो जाता है, जैसे कि गले में होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जब हो जाता है ना आयोडीन की कमी, तो ग्वाइटर नाम हो जाता है। ग्वाइटर एक डिजीज़ है, वो हो जाता है, ये आपको याद रखना होगा ग्वाइटर। ये पूछ देगा कि किसके कारण, किसके लैक के, और किस सब्सटेंस के लैक होने के कारण ग्वाइटर हो जाता है। तो ग्वाइटर किसके सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस के लैक के होने के कारण हो जाता है? आयोडीन के कारण, ठीक है। आयोडीन के कारण थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण थायरोक्सिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाता, उसके कारण हो जाता है ग्वाइटर हम लोग को, ठीक है। पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या करता है? इंसुलिन और ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो कि रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल्स को, जिसके कारण डायबिटीज़ हो जाता है। अगर कम हो जाता है, जैसे कि अब देखें इसमें डायबिटीज़ समझने के लिए एक्स्ट्रा पेज ही ले लेते हैं। डायबिटीज़ 2 तरीके का होता है, ठीक है, डायबिटीज़ 2 तरीके का होता है। यहाँ पे इधर ही देखते हैं।
ज़्यादा रहने लगेगा। तो ये जो हो जाता है कि जिसका शुगर हाई रहता है उन लोगों के लिए, उन लोग एक्सटर्नली बाहर से लेते हैं, इंसुलिन का सुई लेते हैं या फिर दवा लेते हैं, उनके लिए डायबिटीज़ 1 होता है उनको, इसीलिए वो लेते हैं। और डायबिटीज़ 2 में क्या होता है, इंसुलिन ही बढ़ जाता है और ग्लूकागॉन कम हो जाता है। ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, जो इंसुलिन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है ना ग्लूकोज को, उसका काम ग्लूकागॉन उसको वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन को, ठीक है। तो इंसुलिन डायबिटीज़ 2 में ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने लगता है, जिसके कारण ग्लूकोज लेवल यानी कि शुगर लेवल डाउन होने लगता है, कम होने लगता है। और उसमें हम लोग एक्सटर्नली बाहर से, जैसे कि होता है शुगर का कैप्सूल या कोई भी टॉफ़ी लिया जाता है ताकि शुगर लेवल बैलेंस रहे, ठीक है, बॉडी में। ये होता है डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 का कॉज, ठीक है। अब उसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनलिन होता है, इमरजेंसी ग्लैंड है, ठीक है। जब भी हम लोग का बॉडी कोई इंटेंस सिचुएशन में आता है, जैसे कि आज मान लीजिए कि आपके दोस्त से लड़ाई हो गया, ठीक है, अचानक से लड़ाई हो गया, एकदम चौड़ में गए कि हाँ लड़ाई हो गया अचानक से, तो आपका बॉडी मुंह लाल हो जाएगा, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगेगा। तो ये सब कौन कराता है, एड्रिनल ग्लैंड। कैसे, एड्रिनलिन प्रोड्यूस करके, प्रिपेयर बॉडी टू कोप विथ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग दो, अब ये आगे हम लोग का प्यूबिक ग्लैंड्स में टेस्टीज इनमोल, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल्स में होता है, जो हम लोग का मेल का जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डेवलप करता है, जैसे कि हम लोग का ब्रॉडर शोल्डर हो जाना, बियर्ड आ जाना, ठीक है, डीप वाइट वॉइस का डीपनिंग हो जाना, ये सब, ठीक है। और फीमेल्स में ओवरीज होता है, फीमेल्स में ओवरीज में, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ईस्ट्रोजन एंड प्रोस्टिजोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक का होता है, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड आ जाना, वॉइस का श्रिल हो जाना, ठीक है। उसके बाद और ये क्या बोलता है, और क्या बोलते हैं, हाँ, हेयर्स का ज़्यादा ग्रो हो जाना और भी, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे हो जाना, फिर उसके और फिर प्रोजेस्टेरॉन हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन जनरली हमारा प्रेगनेंसी के टाइम में रिलीज़ होता है फीमेल्स में, ठीक है। और हाँ, ये ईस्ट्रोजन और फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी हो जाता है, ठीक है। और प्यूबर्टी में ही ये सब रिलीज़ होने लगता है हमारे टेस्टिस मेल्स में और ईस्ट्रोजन ओवरीज में, यानी कि ईस्ट्रोजन फीमेल्स में, ठीक है। उसके बाद हाइपोथैलेमस जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रेगुलेट करता है, रिलीज़ करता है हार्मोन, ठीक है, जो कि स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि वो भी रिलीज़ करे हार्मोन, ताकि बाकी ये सब हार्मोन्स काम करें अच्छे से, ठीक है, अपना काम करने लगे। उसके बाद है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अभी तक तो ह्यूमन में पढ़ लिया, प्लांट्स में भी देख लेते हैं, ज़्यादा है नहीं, थोड़ा ही सा पार्ट है, ठीक है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मूवमेंट ऑफ प्लांट पढ़ना है, यानी कि ग्रोथ। अब ट्रॉपिक मूवमेंट है और नेस्टिक मूवमेंट है, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, जो ग्रोथ होता है ना, वो स्टिमुलस के ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। द ग्रोथ इज इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। कैसे, जैसे कि लाइट इधर से आ रहा है, तो जैसे कि कोई छोटा पौधा है, उसके ऊपर बड़ा पौधा है, तो छोटा पौधा जो होता है वो उसका जो स्टेम होगा, ठीक है, वो उस डायरेक्शन में ही ग्रो करेगा जिस डायरेक्शन में लाइट आ रहा है, जिस तरह से लाइट वो कैप्चर कर सकता है, ठीक है। तो वो टूवर्ड्स द स्टिमुलस गया, यानी कि फोटो स्टिमुलस। यहाँ पे स्टिमुलस का लिया गया है, नाम दे दिया है टर्म्स, जैसे कि फोटो, जियो था, हाइड्रो, थिग्मो, कीमो। फोटो क्या, लाइट वाला, जियो ग्रेविटी वाला, हाइड्रो वाटर वाला, थिग्मो टच वाला, ठीक है, कॉन्टैक्ट वाला, और कीमो केमिकल्स वाला, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे लगा देंगे फोटो ट्रॉपिज्म, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा फोटोट्रॉपिज्म, वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा फोटो नेस्टिक, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ही
कंटिन्यू होगा। ये सब स्टिमुलस लगाकर उसका नाम क्या गया, ट्रॉपिज्म या फिर नेस्टिक हो जाएगा। ट्रॉपिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस और नेस्टिक जो कि नॉन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस में होगा। ठीक है, जैसे कि एक होता है हमारा थिग्मोनेस्टिक वाला में आता है कौन, मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका नाम तो कभी सुने ही नहीं होंगे, ऐसा लग रहा हो नहीं। वो छुई देखा है, जो जिसको छूने पर वो क्लोज हो जाता है, अपना पत्ता बंद कर लेता है, जिसको डू नॉट टच मी प्लांट भी बोलते हैं हम लोग, और हिंदी में छुई बोला जाता है, वो है। ठीक है, मिमोसा प्यूडिका। ठीक है, वो आता है किस में, थिग्मोनेस्टिज्म में, थिग्मोनेस्टिक। ठीक है, और बाकी ये दोनों ही हुआ। ट्रॉपिक वाला मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस आ रहा है, जिस डायरेक्शन में जैसे लाइट आ रहा है या फिर जिस डायरेक्शन में वाटर मिल रहा है उस डायरेक्शन में ही होगा। और नेस्टिक वाला मूवमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, नॉन डायरेक्शन में होगा। ठीक है, उसके बाद अब आगे हम लोग प्लांट हार्मोन्स पे भी। प्लांट हार्मोन्स ये भी एकदम टू द पॉइंट है, इसमें कोई चेंज करने का जरूरत नहीं। आप एक बार टेबल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका PDF में से निकाल लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। 1-2 बार प्रैक्टिस करने का आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें जनरली इससे 2-3 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऑक्सिन क्या करता है, प्रमोट करता है सेल एलोंगेशन में। एपिकल मेरिस्टेम पे होता है, एपिकल और रूट के, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम जो शूट में होता है और एपिकल मेरिस्टेम रूट में, जहाँ से प्लांट का ना ग्रोथ हो सकता है वहाँ पे होता है प्रेजेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जहाँ से प्लांट का ग्रोथ होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा डिवाइडिंग में रहता है ना, इसलिए वहीं पे होता है ये। ठीक है, प्रमोट करता है सेल एलोंगेशन में, शूट्स में, कंट्रोल करता है फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, और ग्रेविटी वाला जियोट्रॉपिज्म, यहाँ पे स्पेलिंग गलत किया हुआ है, जियोट्रॉपिज्म होगा यहाँ पे। जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, उसके बाद स्टिमुलेट्स फ्रूट डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। ठीक है, जिब्रेलिन क्या करता है, स्टिमुलेट्स स्टेम इलोंगेशन, स्टेम का लैटरली ऐसे इलोंगेशन को करता है। ठीक है, हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट करने में भी, फ्रूट फ्लावर को भी डेवलप करने में भी। साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस सेल को डिवाइड करने में प्रमोट करता है। ठीक है, डिले करता है एजिंग ऑफ लीव्स फ्लावर। एजिंग मतलब देखिए बहुत सारा फेयरनेस क्रीम आता है, बहुत सारा ब्यूटी क्रीम आता है जो बोलता है कि आपका एजिंग को स्लो कर देगा, आपका बूढ़ा होने का या फिर वही बूढ़ा होने का प्रोसेस को स्लो कर देगा, वही एजिंग होता है, एजिंग को स्लो करने वाला, जो कि फेक होता है ज़्यादातर। तो ठीक है, ज़्यादातर क्या फेक ही होता है, कोई टाइम मशीन थोड़ी ना क्रीम में कि एजिंग स्लो हो जाएगा। तो साइटोकाइनेसिस क्या करता है, डिले कर देता है एजिंग ऑफ लीव्स फ्लावर। जल्दी वो लोग डीके नहीं होगा, जल्दी ख़राब होगा, टूटेगा नहीं, ताकि प्लांट जो है अपना फूड, अपना जितना भी रेगुलेशन अच्छे से कर पाए, ज़्यादा टाइम तक कर पाए। ठीक है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्टोमाटा को क्लोज करता है। ठीक है, उसमें और मेंटेन करता है डॉर्मेंसी इन सीड्स। डॉर्मेंसी क्या होता है, सीड्स का वो वाला पीरियड जब वो लोग फेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी जर्मिनेट नहीं कर पाता है, उसको हम लोग डॉर्मेंसी बोलते हैं। डॉर्मेंसी को सीड्स में उसको एब्सिसिक एसिड जो होता है प्रमोट करता है, मेंटेन भी करता है। ठीक है, कि कब सीड को जर्मिनेट करना है, कब नहीं करना है, वो काम कौन सा करता है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, और इथिलीन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रैपनिंग ऑफ फ्रूट और प्रमोट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप। इथिलीन पूछा जाता है, ठीक है, 1 मार्क्स में, कि कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो प्रमोट करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को, पकने में, जैसे कि फ्रूट्स को राइपनिंग में ये करता है, प्रमोट करता है, तो कौन सा है, एथिलीन स्टिमुलेट्स करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, ये वाला अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। प्लांट हार्मोन में 1 से 2 नंबर पूछता है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो भी चेंज करना था हम कर दिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, PDF में मिल जाएगा आपको, इसको याद कर लीजिएगा। और जो हमारा ह्यूमन हार्मोन है, केमिकल हार्मोन, ये भी आता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी वैसे ही 2 से 3 नंबर में पूछता है। इसमें ज़्यादातर आपसे पूछ देगा पैनक्रियास का, पिट्यूटरी का, थायराइड का। ठीक है, ये सब, और हाइपोथैलेमस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं काम करेगा हाइपोथैलेमस तो पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं काम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं काम करेगा
तो बाकी सारे ग्लैंड भी नहीं काम करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, और ऐसा ही लेक्चर हम और भी लाएंगे आपके लिए, ऐसे ही सीरीज़ वाले, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, सबका मैथ्स। ठीक है, इसी चैनल पे एक शॉट में पूरा चैप्टर रिवाइज अच्छे से टू द पॉइंट बोर्ड्स के हिसाब से। ठीक है, इसको पढ़िएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा, जो नोट्स देंगे उसको थोड़ा बहुत चेंज करके थोड़ा अपना एफर्ट डाल के याद करिएगा, हमेशा याद रहेगा। बोर्ड्स में एकदम आप टॉप कर दीजिएगा, फाड़ दीजिएगा एकदम। ठीक है, ऐसे ही बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।